हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं आया हूं आपके साथ डिस्कशन करने के लिए। क्या भैया? सीए इंटर न्यू सिलेबस पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग का पूरा चर्चा करने के लिए। इसमें भैया क्या चर्चा करेंगे? मैं चर्चा करने वाला हूं इसके सिलेबस के ऊपर, सिलेबस का गहराई के ऊपर, कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, इसका चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा भैया अपना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, पेपर पैटर्न कैसा एक्सपेक्टेड है, ये सारा बात अपने लोग करेंगे। तो चलिए अपने शुरू करते हैं। तो बच्चे चलिए शुरू करते हैं। ये जब मैंने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोला, आपके सामने मॉड्यूल से दिखाता हूं भैया, इधर उधर से नहीं, क्या दिया है क्या नहीं दिया, पूरा डिस्कशन करते हैं। देखो इंस्टीट्यूट कितना सुंदर से दिया, बिफोर बिगिन ये सब लिखा है, सब अपने लोग पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। पहले मैं देखता हूं कि इस सिलेबस में रखा क्या क्या है, क्या क्या चीज रखा है, क्या चेंज हुआ है, वो सारा चीज बात करता हूं मैं। देखो सबसे पहले यहां पर एक तो देखो कंटेंट में जो दिया है ना, वो पहला दिया है प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इसके अंदर तुम्हारा सब वो कन्वर्जेंस, एडॉप्शन, कार्विन, कर्व, वो सब पढ़ने के लिए बोला है। तो ये पहले था सिलेबस में, ऐसा नहीं कि जो पुराने सिलेबस था उसमें नहीं था, उसमें भी ये पार्ट था। तो मतलब यहां कोई खास चेंज नहीं है, मतलब ये बेसिक से समझो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्टिंग करने से पहले जो बेसिक्स आपको जानना चाहिए ना, उसके बारे में आपको बताया। उसके बाद बोल रहा है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फ्रेमवर्क होता है, कोई भी स्टैंडर्ड वेंडर्ड बनता है उसके पहले उसका फ्रेमवर्क बनता है, उस फ्रेमवर्क के दायरे में रह के सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाता है। तो आपको पहले वो भी समझना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और मजा का बात क्या है, इन्होंने अपने देश में अभी तक जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सारे डाल दिए। टोटल 29 स्टैंडर्ड्स है, 29 के 29 है। हाँ, बस AS6 डेप्रिसिएशन और AS8 रिसर्च डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वो सब विड्रॉ हो गया। तो कहीं ना कहीं समझो 29 में से 2 गया, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। मतलब पहले इतने नहीं थे इंटरमीडिएट में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिला के भी कुछ स्टैंडर्ड नहीं था, अब और भी स्टैंडर्ड डाल दिया गया। क्या क्या है देखो, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये पहले से था, वही है। इसके बाद है तुम्हारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, स्टॉक का पूरा लेखा जोखा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब क्या है मजाक बात, देखो इंस्टीट्यूट बहुत चालाक है, ये तो मानना ही पड़ेगा। पहले क्या था, पहले का सिलेबस में AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से पढ़ाता था, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम का चैप्टर अलग से देता था। अब महाशय ने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो दिया ना चैप्टर, उसी में कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे सम भी डाल दिए। मतलब सीधा सीधा बात यही है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना था वो भी है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो पहले पढ़ते थे वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, छोड़ने से चलेगा नहीं। तो अगर कोई सोच रहा भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम वम नहीं आएगा क्या, नहीं भैया बिल्कुल आएगा, खोल के अंदर देखो किताब को, एकदम मिलेगा। उसके बाद वही है कंटिंजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ये पहले से था। AS5 जो है नेट प्रॉफिट लॉस, ये भी पहले से था। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये भी पहले से था। रेवेन्यू रिकॉग्निशन पुराना ही है, PP पुराना ही है, फॉरेन एक्सचेंज पुराना ही है, गवर्नमेंट ग्रांट पुराना ही है। किंतु देखो इंस्टीट्यूट फिर से बुद्धि लगाया, क्या बुद्धि देखो, AS13 पहले का सिलेबस में AS13 एक तो था, और एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अलग से बोल के देता था। तो AS का भी आ जाता था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन। जैसे ही इंस्टीट्यूट ने डाला AS13 है, सिर्फ सब बच्चे खुश हो गए, बल्ले बल्ले, अरे बल्ले बल्ले भैया, यस इन्वेस्टमेंट का सम नहीं आएगा, कम हो गया। अरे नहीं, अंदर खोल के देखो, वो लोग AS13 तो रखा ही है, इन्वेस्टमेंट चैप्टर के जो सम्स थे वो भी यहां उड़ेल दिया। मतलब आपको ये भी पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, छोड़ने से चलेगा नहीं। अब आगे देखो सर, मैं आगे चर्चा करता हूं। अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन AS14, अब ये भी पढ़ना पड़ेगा। मैं इसके बारे में बाद में और चर्चा करूंगा, स्टार इसलिए लगाया हूं। एम्प्लॉय बेनिफिट, ये नया ऐड किया है, पहले ये था नहीं सर, अभी ये नया ऐड किया है।
बोरिंग कॉस्ट ये पहले से था, सेगमेंट रिपोर्टिंग पहले से था, डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर पहले से था, लीज पहले से था, ईपीएस पहले से था। AS21 देखा जाए तो ये न्यू ऐड किया, पहले कंसोलिडेशन नाम का सिर्फ चैप्टर दे रखा था, अभी कंसोलिडेशन का जो स्टैंडर्ड उठा के वो भी डाल दिया पूरा अच्छे से। मतलब पहले क्या होता सम पे ज्यादा स्ट्रेस था, अभी पूरा स्टैंडर्ड उठा दिया और इसके अंदर सम्स भी डाल दिया, फिर वही काम किया। मतलब ये नया होते हुए भी नया नहीं है। किंतु इसके साथ मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूं। पहले ये लोग ना, ये देखो AS23 और AS27 भी डाल दिया। एक्चुअली AS21, 23, 27 एक साथ पढ़ना पड़ेगा। मतलब पहले कंसोलिडेशन में सिंपल सम्स आते थे, अब इसके अंदर एसोसिएट और जॉइंट वेंचर भी डाल दिया। मतलब कंसोलिडेशन का जो परव्यू है वो बहुत बढ़ गया है। सीए फाइनल का जो ओल्ड सिलेबस में था ना, पूरा वही डाल दिया, पूरा का पूरा वही डाल दिया। इसके अलावा देखो आपके पास टैक्सेस है, मतलब वो AS22, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी है, हाँ ये पुराना ही है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये भी नया दिया है, ये पहले नहीं था सिलेबस में, ये नया है। अच्छा बाई चांस ये बताऊं, ये भी नया है आपके लिए, ये भी नया है, ये पहले नहीं था। मतलब पुराना जो अभी सी इंटर का सिलेबस है ना, उसमें ये सब नहीं था। अच्छा, कंसोलिडेशन का सम आता था AS21 के बेसिस में, पर उसका स्टैंडर्ड इतना गहराई में नहीं घुसना होता था, अब वो भी घुसना पड़ेगा। सीधा बात वही है भाई, आप सीधा सीधा बोले ना, आपको एक बार गहराई से पढ़ाई करना पड़ेगा। अरे वही तो समझा रहे हैं, गहराई से पढ़ने बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट। अब आगे देखो, इंटेंजिबल एसेट्स ये भी पढ़ना है, इजी है ये स्टैंडर्ड। इंपेयरमेंट ये नया डाल दिया भाई साहब, नया डाल दिया। प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट ऐसे पहले से था, अभी भी है। तो अगर सिलेबस में देखो तो भाई साहब भैया बस इतना ही है। नहीं नहीं, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मुझे याद आता है जो अभी जो रिसेंट सीए फाइनल का सिलेबस है ना, उसके पहले जो ओल्ड में होता था ना, इंड एस रनिंग के पहले सीए फाइनल का सिलेबस, उसमें ऐसे ही था, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ऐसे डाला हुआ था, पूरा कट कॉपी पेस्ट कर दिया समझ लो। 19-20 किया है और उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और अच्छा बात है, इंडेक्स पढ़ा रहा है, तो क्या होगा इसके बाद जब आप आर्टिकलशिप करने जाओगे ना, तो आपका अपर हैंड रहेगा, नॉलेज आपके पास वाइड रहेगा। मेरा बात समझे? तो एकदम एकदम एकदम, अब मतलब आधा सीए तो बन ही गए। अब आपको पता है अपने देश में अभी दो तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, एक नॉर्मल एएस है और एक तो इंड एएस है। तो इंस्टीट्यूट एकदम पूरा क्लैरिफाई कर दिया कि इंटर में एएस के चैंपियन बन जाओ, फाइनल में जाके इंड एएस के चैंपियन बन जाओ। पहले थोड़ा खिचड़ी पका हुआ था, अब वो खिचड़ी भी पका नहीं दे रहा, इंस्टीट्यूट बोला एकदम क्लियर कट कर दो। यहां खत्म होने के बाद फिर देखो बस लास्ट ब्लॉक जो चालू किया, देखो उसके बाद कंपनी अकाउंट्स का एक ब्लॉक चालू किया। पांचवा भी है, मैं पढ़ता हूं। कंपनी अकाउंट्स में बोलता है पहले शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट डिवीजन 1 पढ़ लो। तो शेड्यूल 3 कंपनीज में शेड्यूल 3 अप्लाई होता है तो दो डिवीजन होता है, डिवीजन 1 एंड 2। डिवीजन 1 तुम्हारा एएस फॉलो करने वाले के लिए, डिवीजन 2 है जो इंड एएस फॉलो करते हैं। तो क्योंकि अभी एएस पढ़ रहे हैं तो डिवीजन 1 का शेड्यूल पढ़ा दिया। बोलता है उससे रिलेटेड देखो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, और देखो प्यार से फिर से बोला है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब वहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऊपर भी बोल रहा है, नीचे भी बोल रहा है, मतलब समझो कैश फ्लो स्टेटमेंट का वेटेज तो दुगना हो गया। बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज ये पहले हुआ करता था। और अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन, इसके अंदर एक्चुअली दो पार्ट डाल दिया है, एक एमलगमेशन बोल के है और एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोल के है। दो चैप्टर इसके अंदर है। तो भाई साहब ऐसे बोलने को तो बोल सकते हैं कि हम लोग इंस्टीट्यूट ने दो पेपर का एक पेपर बनाया, किंतु भाई वॉल्यूम काफी आ गया, वॉल्यूम काफी है भैया, बहुत 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 टाइम लगने वाला चीज है, बहुत टाइम देने वाला और बहुत मतलब पूरा नॉलेज चाहिए भाई ये सब पढ़ने के लिए। तो एमलगमेशन ही 14 ऊपर पढ़ा रहा है और नीचे इन डेप्थ में भी पढ़ने बोल रहा है, सारा प्रैक्टिकल करने बोल रहा है। और इसके बाद लास्ट में तो डाल दिया अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस। बस ये आपका सिलेबस का परव्यू दिया है। अब भैया मन में आता भैया पेपर का मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या रखा है। तो सुनो, इंस्टीट्यूट जो अपना अप्रोक्सीमेशन बताया है, बोल रहा है ये जो 1, 2, 3 है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड मैटर है ना, बोल रहे यहां पर वो 65 से लेके 70% के बीच क्वेश्चन पूछेंगे। क्या बोल रहे हो भाई? भाई 29 मतलब 27 होगा, दो छोड़ो, 27 स्टैंडर्ड्स अगर आ गए हैं तो मेजर तो वही आ गया। तो वही बोल रहा है भैया 65 to 70% पेपर तो हम यहीं से आपसे पूछेंगे, कुछ भी कर लो। तो भैया इस पर पकड़ बनाना पड़ेगा। और उसके बाद आपका
ये जो है 4 और 5 जो है ना, कंपनी अकाउंट्स ऑफ ब्रांच, इससे आपका एग्जाम में पूछा जाएगा 30% से लेके 35% के बीच में। बात समझ रहे हैं ना? 30 से 35 इसमें से पूछेगा। और मजा का बात इंस्टीट्यूट बोला है कि ये जो अकाउंट्स का पेपर है ना, वैसे तो सबके लिए बोला है, पर अकाउंट्स के पेपर के लिए बोल दिया है ये लोग क्लियरली कि जो 100 नंबर का पेपर होगा ना, उसमें से 30 मार्क्स का एमसीक्यू पूछेंगे और बाकी 70 का आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा। जैसे एमसीक्यू था, बच्चे लोग बोले यस यस एमसीक्यू। और मजा का बात सुनना चाहते हो? बोलते हैं एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर बच्चा बोलता है जय माता दी। अरे नहीं यार, जय माता दी नहीं चलेगा, इंकी पिंकी पोंकी नहीं चलेगा, क्योंकि देखो भाई साहब, इंस्टीट्यूट यहां पर क्या बोला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोला। देखो, इन न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग असेसमेंट फॉर 30 मार्क्स इन ईच चैप्टर at intermediate and fine level would be by way of case scenario based MCQ। भाई साहब, MCQ तो देगा मगर केस सिनेरियो बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड देगा। बोलता है भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ मत एक्सपेक्ट करना हमसे, हम तो आपको सिनेरियो बना के देंगे एक ठो, ठीक है ना, एक केस स्टडी टाइप दे देगा, अब उसके ऊपर MCQ बचेगा। तो बोला भी है questions in the segment will comprise of case scenario followed by few MCQ। एक केस देगा, उससे रिलेटेड कुछ MCQ, एक पैराग्राफ दिया आपको, सिचुएशन बताया, MCQ, अब उसके ऊपर अप्लाई करके बताना है ऑन द केस सिनेरियो। ऑल केस सिनेरियो बेस्ड MCQ would be application oriented। भाई साहब क्या भारी भारी वर्ड यूज कर रहा है। अब बोलता है रट्टाफिकेशन से नहीं चलेगा, एप्लीकेशन बेस्ड होगा, आपको लॉजिकली डिराइव करके बताना पड़ेगा कि ये क्या होना चाहिए इसका आंसर। मतलब भैया अप्रोच जो है ना, वो बुकिश अप्रोच से, थ्योरेटिकल अप्रोच से प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ इंस्टीट्यूट ज्यादा ध्यान देने बोल रहा है। बोले पढ़ाई करो तो प्रैक्टिकल सोच के करो कि बाजार में जाके इसको तुम अप्लाई कैसे करने वाले हो। बात समझ में आ रहा है? तो वो एप्लीकेशन बेस्ड मांगा है। और इंस्टीट्यूट तो बोला भी, मैं आगे सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, इंस्टीट्यूट बोला भी है क्लियरली कि 85 से 95% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे पूरे पेपर में। हाँ, तो भैया आपको ज्ञान ज्यादा लेना पड़ेगा, मैं इतना बोल सकता हूं। अब आपको ना इंस्टीट्यूट पूरा ना इंडस्ट्री रेडी बना रहा है, मतलब बच्चा पढ़ के निकले ना इंडस्ट्री में फट से फिट हो जाए, ज्यादा ज्यादा टाइम ही नहीं लगे उसको। अरे भाई तुम लोग आर्टिकलशिप में भी तो टाइम कम कर दिया ना, तो वो टाइम कम गया, तुमको तो रेडी करके भेजना पड़ेगा। वो टाइम इंस्टीट्यूट बोल रहा है हम ही रेडी करके भेजेंगे। देखो मेहनत तो बढ़ गया बच्चे, फांकी मारने से नहीं होगा, रट्टा लगाने से नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ना पड़ेगा, चीजों को गहराई से समझना पड़ेगा। जो मैं हमेशा बोलता हूं, बच्चे मेरे पे कभी कभी गुस्सा हो जाता है, भैया अभी तो इतना लॉजिक क्यों बताते हैं? चाहिए नहीं भैया, रट लेंगे, चाहिए नहीं। अब समझ में आ रहा है ना? इसीलिए देखो, in the subject of advanced accounting a student has to apply concept learned in solving MCQ based on the case scenario। बस वही बात घुमा घुमा के बोल रहा है। तो भैया सीधा सीधा बात आप ये बोलना चाह रहे हैं, 100 नंबर का पेपर आएगा, 30 नंबर एप्लीकेशन बेस्ड MCQ आएगा, MCQ समझ में आ रहा है, और 70 नंबर का बढ़िया वो क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। बात तो सही है सर, तो गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक तो छोटा सा था, मतलब अगर मैं मोटा मोटा बात करूं ना, तो पूरे सिलेबस का 3 पार्ट है। मेरा बात समझ, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखा है, दूसरा एक कंपनी अकाउंट्स रखा है, या तरीकी लिखना बंद हो गया, एक कंपनी अकाउंट्स का पोर्शन रखा है, और तीसरा तुम्हारा ब्रांच रख दिया है। ये लोग बोल रहे हैं यहां से मान लो हम 65 से 75 पूछ लेंगे आपसे, और यहां से बाकी 30 से 35 नंबर का पूछ लेंगे, और ये पूरे में से 30 नंबर का MCQ आ जाएगा, बाकी इनमें से 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा। नेट में ये बात है सब, तो सबसे बड़ा ब्लॉक यही है। और ये बोल दिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोले, अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे। अब उसमें ये भी बोला, ये जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इसमें भी अराउंड 30 मार्क्स का क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होगा। मतलब अगर ठीक से अगर पेपर को एनालाइज करें, अगर 100 नंबर का पेपर है, 30 नंबर का जो MCQ रहेगा वो भी एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा,
40 नंबर का क्वेश्चन ऐसा रहेगा पेपर में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बुकिश क्वेश्चन रहेंगे। सीधा सीधा बात है, एप्लीकेशन बेस्ड में काम करना है, नॉलेज गहराई से लेना है, एक एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो। मैं जो हमेशा बोलता हूं, एक चैप्टर को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में करो। अब कहीं से भी क्लास हो यार, उससे मतलब नहीं होता है। मेरा एडवाइस बस ये रहेगा कि अगर आप इसको पढ़ रहे हो, अगर आप यहां तक वीडियो देख लियो और आप समझ रहे हो कि क्या पढ़ना है, तो बस याद रखिएगा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ एक चैप्टर लो, उसको कई सारे कॉन्सेप्ट्स में तोड़ लो और उसके बाद पढ़ाई करो, तो याद भी रहेगा, आपके लिए बेटर भी रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको और कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो, कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए होगा, तो आप एक काम करना, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलते हैं और अब पढ़ाई चालू कर ही लेते हैं। तो भैया जल्दी से हम लोग पढ़ाई चालू कर ही लेते हैं। और हाँ सुनो ना, आपको तो पता है मैंने अभी अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो जो बच्चे लोग चाहते हो मई 24 या फिर नवंबर 24 में अटेम्प्ट लेने का, तो भैया मेरा कोर्सेज मिलना चालू हो गया है। आप चाहो तो मेरे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। हम लोग कुछ नहीं भैया, धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे। जो बच्चे अभी से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं एकदम सीधा सीधा बता रहा हूं कि वीक में 3 से 4 क्लास करके आपके पास जाते रहेंगे, जिससे कि आपका पढ़ाई आराम से रहे। क्योंकि आप पढ़ रहे हो, मान लो 1 ग्रुप या 2 ग्रुप करके पढ़ोगे, काफी सारे सब्जेक्ट रहेंगे, अब 7 दिन तक हम पढ़ नहीं पाओगे। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं ना, एक साथ बहुत सारे क्लासेस भेज दे रहा हूं। अभी मैं रिकॉर्ड करना चलो, एकदम फ्रेश रिकॉर्डिंग कर रहा हूं यार, पुराना सिलेबस वाला यहां पर डालने से नहीं चलेगा, क्योंकि भैया हिसाब किताब थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं ना, हफ्ता में आपको 3 से 4 क्लास करके भेजते रहूंगा, आप मस्ती से अपना क्लास करते रहना। अभी अभी अपने सिलेबस चालू कर लेते हैं, और टारगेट ऐसे मैंने जनवरी के दिया है, पर मैं भरोसा रखता हूं कि हम लोग दिसंबर तक खत्म कर देंगे। मैं बोल रहा हूं, मैं जनवरी का टारगेट दिया हूं भैया, जनवरी मिड तक खत्म करेंगे, किंतु मेरा टारगेट ये है कि मैं दिसंबर तक खत्म कर दूं। मेरा बात समझ में आया? ठीक है, तो अगर आपको मेरा क्लासेस लेना है तो आप मेरे वेबसाइट में चले जाओ, abhimanyu.agarwal.com, वहां से ले लो। और हाँ, अगर आपको कोई भी और फैकल्टी का क्लासेस चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हो, वहीं से आप ले सकते हो। आपको 4 जगह डोलने का जरूरत ही नहीं है, आप एक जगह जाओ, सारा ही कुछ मिलेंगे आपको। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए अगर आपको हमारे तरफ से, कोई सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन में या कोई भी चीज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमसे कॉन्टैक्ट करो। हमारा नंबर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आप हमारे ऑफिस नंबर में कॉल करो और अपने डाउट सारे क्लियर करो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, एंड कोई हेल्प चाहिए तो मुझे जरूर बताना, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।